मृग तृष्णा अध्याय 36। चिड़ी का गुलाम। ट्रम्प चाल तो नहीं है साले, तू अपना गेम काहे नहीं खेलता है? अरे बेकार में टाइम काहे को खोटा करेला है? मैं ट्रम्प चाल चलूं या कोई और चाल चलूं, तुझे क्या? अरे तो तू नाराज काहे को हेला है? तू भी तो बात ऐसी ही करता है। अरे तेरे को ट्रम्प जानने की इतनी इच्छा है तो खुलवा लेना, मना किसने किया है? दो का ग्रुप बनाकर 4 लोग ताश खेल रहे थे और गेम का नाम था 29। गेम में इस बाजी की हार या जीत पर पैसे लगे हुए थे। ये चाल पूरे 15,000 की थी और इसीलिए कोई भी असावधान नहीं होना चाहता था। जहां वे बैठे हुए थे वो एक बार था। सभी मेजें भरी हुई थी। शराब और सिगरेट की बदबू इतनी तेज थी कि कोई साधारण इंसान तो वहां आ भी नहीं सकता था, लेकिन वहां बैठे हुए लोगों के लिए वो महक स्वर्गिक आनंद देने वाली थी। माहौल बेहद उत्तेजक था और जिसे कुछ लड़कियों की उपस्थिति ने और भी अधिक उत्तेजक बना रखा था। ये पेट की आग ही थी या कोई मजबूरी कि इन लड़कियों ने शायद एक दूसरे से कम कपड़े पहनने की शर्त लगा रखी थी। वे टेबल्स के पास जाकर ग्राहकों को आगे खेलने के लिए प्रेरित कर रही थी। कुछ शरीफ प्रकार के लोग उनके साथ अश्लील हरकतें कर रहे थे। वे चुपचाप मुस्कुराकर सभी की बातों और हरकतों का स्वागत कर रही थीं। ऐसा करने से उन्हें पैसे मिल रहे थे। अब हमारा समाज बिना किसी मतलब के तो किसी को कुछ नहीं देता है। और इसी गंदे वातावरण में ये चारों मित्र कार्ड्स खेल रहे थे। परवेज, गिरीश, सुरेश और असलम। परवेज और सुरेश का एक ग्रुप था, जबकि असलम और गिरीश का दूसरा ग्रुप था। परवेज वाला ग्रुप जीत में चल रहा था। परवेज इस राज्य के एक प्रतिष्ठित मंत्री अमजद इस्लाम का बेटा था। दिन भर आवारागर्दी करना, मारपीट करना, वह लड़कियों पर फब्तियां कसना या उन्हें छेड़ना ही उसका प्रमुख कार्य था। परवेज, संभाल के खेलियो, नहीं तो आज हम जीती हुई बाजी हार जाएंगे, सुरेश ने कहा। वो तो खेलना ही है सुरेश भाई, इससे अच्छा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। असलम, कॉल तो तुमने बोल ही दी है, लेकिन अब जरा उठा पटक वाला गेम खेलियो, गिरीश ने अपने पार्टनर को समझाया। उठा पटक खलबली मचा दी थी इस शब्द ने, जैसे एक तूफान आ गया था। परवेज ने गिरीश से कार्ड्स छीन लिए। साले, इशारेबाजी करके खेलते हो, नहीं होगा गेम। इस उठा पटक का कोड वर्ड में अवश्य कोई अर्थ होगा जो तुम दोनों ने आपस में एक दूसरे का संकेत समझने के लिए बनाया होगा, परवेज ने क्रोधित होकर कहा। साले, पत्ते अच्छे नहीं आए, इस बार तो जीती हुई बाजी हारने के डर से चालबाजी मारता है, गिरीश गुर्राया। क्या कहा? परवेज तेजी से चीखा। एक तो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाता है और चीखता भी है। अच्छा परवेज, अब तू ज्यादा बकवास ना कर और अपनी हार स्वीकार करते हुए हमें 15,000 रुपए दे दे, गिरीश ने बुलंद आवाज में कहा। परवेज ने जवाब देने की बजाय गिरीश पर छलांग लगा दी। दोनों एक दूसरे के साथ गुंथ गए। सुरेश और असलम हैरत से खड़े होकर देख रहे थे, जैसे उन्हें लकवा मार गया हो। कभी गिरीश ऊपर तो कभी परवेज ऊपर। दोनों एक दूसरे को परास्त करने में प्रयासरत थे। आंख मिचौली जारी थी और इस आंख मिचौली को बंद किया दोनों के हाथों में चमकते हुए चाकुओं ने। असलम और सुरेश ने उन्हें रोकना चाहा, पर वे गुर्रा उठे। एक खूनी जंग प्रारंभ हो गई। दोनों एक दूसरे पर इस तरह से वार कर रहे थे जैसे कि वे आपस में दोस्त ना होकर वर्षों से एक दूसरे के दुश्मन हैं।
कोई भी हार मानना नहीं चाहता था, इसलिए किसी एक का खून बहना निश्चित हो चुका था। कुछ देर बाद दोनों लहूलुहान हो चुके थे। अचानक प्रवेश का एक बेहद तेज वार गिरीश के पेट में जा लगा। गिरीश लड़खड़ाकर दूर जा गिरा। इसी अवसर को भुनाया प्रवेश ने। वार पे वार खून की धारा बह चली थी। फर्श लाल हो चुका था। गिरीश चीखता जा रहा था, जबकि प्रवेश पागल जानवरों की भांति तब तक वार करता रहा जब तक गिरीश के मुंह से निकलने वाली कराहटें बंद ना हो गईं। फिर एकाएक प्रवेश को होश आया। वो गिरीश की लाश को देखकर जैसे आसमान से जमीन पर गिरा। उसने हॉल में नजर दौड़ाई। अफरा तफरी का माहौल था। लगभग सभी कुर्सियां खाली हो चुकी थीं। उसे सुरेश और असलम भी कहीं नजर न आए। अचानक किसी भावना के वशीभूत होकर वो कांपने लगा। कुछ देर तक कांपते रहने के बाद वो हाथ में चाकू लिए ही अपने घर की ओर बढ़ने लगा। सड़क पर तेजी से बेतहाशा। अध्याय 36 समाप्त होता है।